हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष सनवाल, करेंटली अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एसीएमएस न्यू दिल्ली। तो देखो, नीट 2025 के फिजिक्स के पेपर ने काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स का कॉन्फिडेंस तोड़ के रख दिया है, जिससे कि उन्हें नहीं समझ आ रहा कि उन्हें कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना है, कौन सी बुक्स के क्वेश्चन लगाने हैं, कौन से टीचर को फॉलो करना है, जिससे फॉलो करके वो नीट 2020 फिजिक्स के अंदर अगर नीट 2025 के जैसे टफ क्वेश्चन आते हैं तो वो उनको ईजिली टैकल कर सके। क्या उनका माइंडसेट रहना चाहिए। तो देखो यार, मैं भी एक ड्रॉपर था, मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया था जिसमें मैंने अपने मार्क्स 30 मार्क्स से लेके 157 मार्क्स इंक्रीज़ किए थे। तो मैं जानता हूँ उस गिल्ट को, उस पेन को, कि यार हमारे जो क्वेश्चंस है वो हम जब लेक्चर देख के सोल्व करने लगते हैं तो सोल्व हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पेपर में करने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होने लग जाती हैं और हमारे जो मार्क्स है फिजिक्स के अंदर वो 30, 40, 50 इनसे ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट 10th मंथ की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ फिजिक्स के अंदर, जिसको फॉलो करके आप विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर आप अपने मार्क्स को 10 या 20, आपके जो भी मार्क्स अभी आ रहे हैं उससे आप इंक्रीज करके 110, 120 तक स्कोर कर पाओगे। और मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखा और कंप्लीट इन स्टेप्स को फॉलो किया तो आप नीट 2026 के अंदर भी 150 इजीली स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि नीट 2025 का पेपर आया कहाँ से था। ये क्वेश्चन देखो, 2 cities X and Y आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विथ अ गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे। अब देखो, 2 towns A and B आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विथ बस लिविंग इतना। सेम क्वेश्चन है, पूरी एग्जैक्ट एक एक लाइन सेम है। और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर दिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड, इसमें हमें परसेंटेज एरर बनाना है। ये क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम वैल्यूज भी यहाँ पे सेम है, परसेंटेज एरर बताना है। ये कहाँ से आया था, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से आया हुआ था एग्जैक्ट। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, ये हमें यहाँ पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है। देखो यहाँ पे लाइन गिवन है, बी एट एनी पॉइंट इज नॉन जीरो, और यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इट इज़ नॉन जीरो एवरीवेयर विद इन मैक्सिमम एट द इमेजिनरी स्टैंडिकर। तो ये एग्जैक्ट लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ये आपको पेज नंबर 271 पे मिल जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, नीट 2025 में आया 10 वर्नियर स्केल 9, एग्जैक्ट सेम 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल शॉर्टेड डिवीजन इतना, एग्जैक्ट सेम टू सेम लाइनिंग कॉपी है। और ये कहाँ से है, JEE मेन के। चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आइडेंटिकल चार्ज फोर्स बिटवीन द एफ, ये देखो आइडेंटिकल चार्ज है और यहाँ पे फोर्स बिटवीन द एफ। यहाँ पे तो क्वेश्चन की लाइनिंग भी चेंज नहीं है, ये भी JEE मेन 2018 का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम टू सेम। और ये नीट 2025 का क्वेश्चन था। तो इन सब का एनालिसिस का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेस आपको फॉलो करने हैं वो क्या करने हैं। मैंने एक अपनी एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको हर क्वेश्चन बताया था जो नीट 2025 के अंदर आया था, एवरी सिंगल क्वेश्चन कि वो कहाँ से आया है। और सारे क्वेश्चन या तो नीट की एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, JEE मेन PYQ या फिर नीट PYQ, इनके बाहर किसी बुक से एक क्वेश्चन नहीं आया। ये बाउंड है कि उसे हमने एक रिसोर्स प्रोवाइड करवा दिया है और वो क्वेश्चन सिर्फ वहीं से देने वाला है। अब देखो, नीट 25 के एनालिसिस से हमें क्या पता चला कि इजी क्वेश्चन कितने, 27 इजी क्वेश्चन आए थे, जिसके अंदर आप फॉर्मूला पुट करके 1 मिनट में उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन, जिसमें हमें लगभग 1.5 से लेकर 2 मिनट तक का टाइम लग जाता है। मॉडरेट क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं, तो अब 27 + 15 इन क्वेश्चन को आराम से सोल्व करते थे। 1 घंटा या आपको 1 घंटा 15 मिनट तक आपको लग जाता है इन्हें सोल्व करने में। अब जो हार्ड क्वेश्चन है, देखो 3 हार्ड क्वेश्चन थे और एक हार्ड क्वेश्चन को करने में आपको 8 से 10 मिनट लगते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन करने में आपको आधा घंटा लग जाता। लेकिन अगर आपको पता रहता, आप अपनी ईगो वहाँ पे नहीं दिखाते कि ये मैं क्वेश्चन किया हुआ है और मेरे से ये यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा, तो आप आधा घंटा वहाँ पे फिजिक्स के अंदर बचा सकते थे। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा हार्ड है, ये चीज़ें पता करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। अब देखो, फिजिक्स में बेसिकली 3 चीज़ों पे आपको काम करना है और आप फिजिक्स को मास्टर कर लोगे। सबसे पहला नॉलेज, आपको फिजिक्स की कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में अगर हम वो क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसमें कैसे उसको अप्रोच करें, क्या उसके स्टेप्स होने चाहिए। तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस। अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट पता है लेकिन आपने कभी आज तक वैसे क्वेश्चन देखे ही नहीं है, उनकी प्रैक्टिस ही नहीं, तो क्या फ़ायदा उस कंसेप्ट को जानने का जब आप क्वेश्चन को ही नहीं कर पा रहे। तो देखो, मेंटल टफनेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं
करते हैं कि जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं उन हार्ड क्वेश्चन को देख के आप घबराओ नहीं कि यार इतने हार्ड है, ये हमसे होंगे कैसे। अगर आप उन क्वेश्चंस को स्टेप वाइज अप्रोच करते हो, एक एक स्टेप करके देखते हो, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। लेकिन आपका वो माइंडसेट होना चाहिए, अगर हार्ड क्वेश्चन आया है तो ये सबके लिए हार्ड होगा, ना कि सिर्फ मेरे लिए। अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ 10 मंथ्स की, और आपको इसे ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर आप इसे ब्लाइंडली फॉलो करते हो ना, तो आप नीट 2026 के अंदर 150 स्कोर करके आओगे। ये मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आपका जो स्कोर होगा वो मिनिमम 150 होगा, और आप मैक्सिमम 180 भी स्कोर कर सकते हो। और इस स्ट्रेटेजी को आप सीक्वेंस में फॉलो करना। तो देखो, पहला क्या है, पहला आपके लेक्चर्स देखना है। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर आपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैच ले रखा हो, सबसे पहला काम है लेक्चर्स लेना। आप कुछ कहेंगे सर हमारे पास ऑलरेडी हमने नोट्स बना रखे हैं, लेक्चर्स भी हमने पहले देखे हुए हैं, तो अब क्या करें। देखो, अगर आपको सारी चीज़ें आपके पास होती, आपके कंसेप्ट क्लियर होते, आपके अंदर इतनी नॉलेज होती, तो आपका नीट ऑलरेडी इस साल क्लियर हो जाता। इस मिस्टेक को रियलाइज़ करो और जो लेक्चर्स हैं उन्हें दोबारा से देखो। और एक लेक्चर खत्म होता है मतलब आपका एक कंसेप्ट खत्म हो जाना चाहिए। ऐसी नीड नहीं होनी चाहिए कि आप बार बार लेक्चर देखे जा रहे हो, बार बार लेक्चर देखे जा रहे हो। एक बार देखो, लेकिन अच्छे से देखो। अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो कि जो भी आपको टीचर पढ़ाएगा, चाहे वो किसी भी कोचिंग में पढ़ा रहा हो, वो आपको अच्छा ही पढ़ाएगा। अगर आप फिजिक्स वाला से पढ़ते हो तो भी अब वो वेल एंड गुड है, या फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो तो भी अच्छा है। अब देखो कि सबसे बेस्ट टीचर कौन सा है। ये होता है कि हम टीचर्स पे कई बार डाउट करते हैं कि क्या ये हमें सही पढ़ा रहा है, तो हमारे मन में होता है कि एक सबसे बेस्ट टीचर की यार ये जो बताएगा ना, इससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला। तो देखो, मैंने अपनी जो फिजिक्स की थी ना, जिस टीचर से की थी, वो उन्हें लिटरली बता रहा हूँ, वो लेजेंड है फिजिक्स के। बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी। इवन MR सर हैं, मैंने उनके भी लेक्चर देखे थे, लेकिन वो मेरे को इतने सेटिस्फाई नहीं लगे जितने इन सर के हैं। और ये जो सर हैं, ये है प्रशांत सर। आप में से बहुत सारे इनको नहीं जानते होंगे, नहीं जानते। ये सर कोटा के अंदर फिजिक्स पढ़ाते हैं और ये मास्टर्ड है। जो इस बार नीट 2025 के अंदर आए थे, वो क्वेश्चन ही अपने क्लासरूम में ऑलरेडी करवाते हैं। और जो इनके क्वेश्चन का टफनेस लेवल रहता है, इन्हें पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से करवाना है। अब मुझे नहीं पता कि सर का पेड कोर्स से चलता है या नहीं चलता। मैंने सर से फ्री में पढ़ाई की थी, वो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ता था। तो मैंने सर की जो भी जितनी भी क्लासेस होती थी, मैं यूट्यूब पे पढ़ लेता था और उनके शॉर्ट्स नोट बनाता था। उसके बाद आता है नोट्स। तो नोट्स में देखो, मैं हमेशा कहूँगा कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स हमेशा खुद के बनाओ, क्योंकि आपको पता रहेगा, आप कहीं हिंदी में लिख लोगे, कहीं इंग्लिश में लिख लोगे, लेकिन वो आपको पता है कि आपने कौन सी चीज़ किस वे में लिखी हुई है। अगर आप किसी और के नोट्स लेते हो तो आपको नहीं पता कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था नोट्स बनाते वक्त। और नोट्स, आप जो टॉपर्स के नोट्स होते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, लेकिन एज इट इज़ कॉपी मत करो, खुद के नोट्स बनाओ, बेटर रहेगा। और जो ड्रॉपर्स हैं, जैसे 3rd ईयर 2nd ईयर जिन्होंने ड्रॉप चल रहा है जिनका, वो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जो उन्होंने प्रीवियसली नोट्स बना रखे हैं। लेकिन नोट्स बनाना कंपलसरी है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स मस्ट है। भले ही आप चैप्टर के डिटेल नोट्स नहीं बना रहे, लेकिन शॉर्ट नोट आप ऐसे बनाओ कि आप एक चैप्टर को 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। आप लंबे लंबे नोट्स को देखने बार बार नहीं जाओगे, आपको शॉर्ट नोट्स मस्ट हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, अब ये देखो, ये मेरे शॉर्ट नोट है। मैंने इनको एक एक पेज में एक एक चैप्टर को खत्म किया हुआ है, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा हुआ है। मैंने उसके अंदर कंसेप्ट लिखा हुआ है, अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि टीचर ने क्या बोला, मुझे क्या समझ आया, और उससे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। मैंने कंसेप्ट लिखा, उस कंसेप्ट का फॉर्मूला लिखा। और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है कि या तो यही क्वेश्चन आएगा या इससे दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उसमें हम ऑलरेडी फॉर्मूला बना के चलते हैं कि हार्ड क्वेश्चन जो 8 से 10 मिनट लेगा, वो 2-3 मिनट में कैसे सोल्व हो सके। तो वो भी मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स में कवर की हुई है। इस बार के जो काइनेमेटिक्स क्वेश्चन आए थे, वो मॉडरेट लेवल के थे, और वो मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट नोट्स में बनाए हुए थे, जिससे कि अगर मैं पेपर देता तो मैं डायरेक्ट उन क्वेश्चन को ईजिली कर सकता था। ये सारे शॉर्ट नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं। या तो आप इनसे एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे शॉर्ट नोट बनाने हैं, या फिर इन्हें आप यूज़ कर सकते हो। इनके अंदर फॉर्मूला, डेरिवेशन, सारी चीज़ें गिवन है। और मैं आपको कहूँगा कि आप भी अपने शॉर्ट नोट ऐसे ही बनाओ। एक पेज लो, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो और वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो। अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाओगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्जाम से पहले। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आता है, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। शॉर्ट नोट बनाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी डीपीपी सोल्व करनी है। डीपीपी मिस मत करना, चाहे आप मॉड्यूल के क्वेश्चन करो ना करो, डीपीपी कभी मिस मत करना। डीपीपी के अंदर टीचर हमेशा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चन है वो डालता है। HOTP, हाई ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम्स, हमें मोस्टली डीपीपी में ही देखने को मिलती है। उसमें आप डिफ्रेंशिएशन करो क्वेश्चन का, पहले कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, और कौन सा क्वेश्चन HOTP है। ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से। मैंने क्या कही थी, नॉलेज आई आपको लेक्चर देखने से। प्रैक्टिस कहाँ पे आएगी, क्वेश्चन सोल्व करने से। तो देखो, डीपीपी है, वहीं आपको बताएगी इजीली कैलकुलेटिव और HOTP कौन सा क्वेश्चन है। आपके दिमाग में चलते रहेगा, यार ये क्वेश्चन आया है, हाँ ये इजी है, मैं फॉर्मूला पुट करके कर सकता हूँ। अरे यार ये मतलब थोड़ा
लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, इसकी लैंग्वेज कैसी आएगी, इसमें 3 कंसेप्ट का यूज़ किया है, पहले हमें उस कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, तो वो आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, बाकी क्वेश्चन करने लग जाओगे, जिससे आपका टाइम बचेगा। करने के बाद आपको क्या करना है, डीपीपी करने के बाद आपको अपने कोचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं वो दिए हुए हैं कोचिंग वालों ने, वो आपको सोल्व करने हैं। कोचिंग के मॉड्यूल्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो उसके बाद आपको अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स देखने हैं। कोचिंग मॉड्यूल्स के बाद क्या करना है, आपको अपनी नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं। जब आप डीपीपी सोल्व कर लोगे ना बार बार, तो आप देखोगे कि नीट में जो इजी क्वेश्चन है ना, वो 50 to 60% नीट में इजी क्वेश्चंस ही आए हैं। इस बार भी 27 क्वेश्चंस इजी ही थे नीट में, लेकिन आपने पहले हार्ड क्वेश्चन देख लिए तो आप घबरा गए और जो इजी क्वेश्चन थे उनको नहीं कर पाए। तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, जिसमें आपको कंसेप्ट तो आता होगा लेकिन आप उसमें कैलकुलेशन में ऐसे में फंस जाओगे कि जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। आपको आते हुए भी आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो। HOTP क्वेश्चन आएंगे, आप अभी तो उन्हें सोल्व करने की कोशिश करो, 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे, आप डेली सोल्व करो। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आपसे नहीं भरने तो वो आपको क्वेश्चंस छोड़ने ही छोड़ने हैं। इस बार भी 3 क्वेश्चन आए थे। एग्जाम में क्या होता है कि कम से कम 2 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन ही ऐसे रहने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा HOTP रहेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम। तो आप उनको छोड़ सकते हो। एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे। तो ये आइडिया आपको कैसे होगा, ये आइडिया आपको प्रैक्टिस करने से ही होगा। उसके बाद क्या होता है, इतनी अगर आपने चीज़ें कर ली ना, DPP, कोचिंग के मॉड्यूल और नीट के PYQ, ये 3 चीज़ करने से आपका सिलेक्शन गारंटी हो जाएगा। आप फिजिक्स में 130 से लेके 140 में इन्हीं में स्कोर कर लोगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पहले लेक्चर देखा, फिर DPP की, फिर कोचिंग के मॉड्यूल, फिर आपने नीट के PYQ, ये 4 इनफ हैं आपके सिलेक्शन के लिए। आप इनसे सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो आपकी रैंक डिसाइड करेगा। रैंक कैसे डिसाइड होगी, रैंक होगी आपकी JEE मेन के PYQ और NCERT एक्सरसाइज से। इस बार नीट 2025 के अंदर नीट के PYQ एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, लैंग्वेज भी चेंज नहीं की, आंसर भी चेंज नहीं किए। मैंने फिजिक्स का एनालिसिस मैंने आपको बताया कि बना रखा है, आप उस पर जाके देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्ट JEE PYQ के क्वेश्चन थे। तो आपको सिर्फ 5 ईयर्स के करने हैं, 5 ईयर्स से पहले मत जाना। और जो नीट एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन है, ये तो मस्ट है। JEE मेन के करना, एडवांस से मत जाना। एडवांस पे जाने से अच्छा है कि आप NCERT की एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो। मैं इन चीज़ों से आपकी जो रैंक है वो बिलो 500 आ सकती है बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ से एज इट इज़ लाइन से आएंगे और वो आपको करने कंपलसरी हैं। अगर आप पहली बार देखने जाओगे ना NCERT के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आपकी उनकी प्रैक्टिस होगी तो आप उनको ईजिली सोल्व कर पाओगे। अब देखो क्या होता है कि NCERT एग्जाम्पलर में आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है, वहाँ पे हार्ड भी क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो मैंने NCERT एग्जाम्पलर की PDF बनाई हुई है, जिसमें मैंने मार्क किया हुआ है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही आएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा भी हार्ड नहीं देते कि आपसे सोल्व ही ना हो। NCERT एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मैथमेटिक्स यूज़ हुई है, तो मैंने उनको मार्क कर रखा है एक एक क्वेश्चन को कि या तो यही आएंगे या इनसे बाहर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये PDF आपको कैसे मिलेगी? आप कमेंट में NCERT एग्जाम्पलर फिजिक्स लिखने देना, आपके पास डायरेक्ट लिंक आ जाएगी NCERT एग्जाम्पलर PDF की, जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मार्क्ड होंगे। तो चलो अब देखते हैं कि आपका डेली टाइम कितना होना चाहिए जो आपको फिजिक्स में देना है। 3 सब्जेक्ट हैं, आप पूरे दिन फिजिक्स नहीं पढ़ सकते या फिर पूरे दिन कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो आपको कितना टाइम देना है फिजिक्स के अंदर? तो देखो, इनिशियली 3.5 से 4 घंटे आपको इसको इंक्रीज करना कि 5 आवर्स तक। उसके बाद क्या होता है, एक्टिव रिकॉल। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बच्चे इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते फिजिक्स के अंदर। उनको लगता है कि एक्टिव रिकॉल सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री और बायो के लिए होता है, लेकिन नहीं। रात को सोने से पहले आपने आज दिन में कौन सा क्वेश्चन किया, आपको ये होना चाहिए कि यार वो क्वेश्चन ऐसे आया था तो उसके अंदर ये स्टेप्स थे, ये कंसेप्ट लग रहा था, मैंने ये वाला कंसेप्ट यहाँ से उठाया था। तो आपके दिमाग में ये चलता रहना चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस बनने लग गए ना, तो आपके लिए फिजिक्स भी एक बहुत ही केक वॉक हो जाएगी और आप उन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सोल्व करना चाहोगे। तो एक्टिव रिकॉल आपके दिमाग में हमेशा चलता रहना चाहिए। उसके बाद देखो, टेस्ट को कभी मिस मत करना, चाहे आपकी तैयारी हो चाहे ना हो। जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है उनके अंदर और ना सेलेक्ट होने वाले के अंदर एक यही होती है कि वो टेस्ट हमेशा देते हैं, चाहे उनकी कैसी भी तैयारी हो। अब देखो, टेस्ट से पहले क्या करें? टेस्ट तो आप दोगे, लेकिन टेस्ट से पहले करना क्या है? और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक हफ्ते के अंदर मैं बता रहा हूँ, अगर आपके 10 से 20 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो वो 120 इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप कमेंट में कोई भी चैप्टर लिखना कि भैया मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, मैं नेक्स्ट जो संडे होगा उसको टेस्ट दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मार्क्स कितने आए। लेकिन टेस्ट से पहले आपको करना क्या है? टेस्ट से पहले आपको करना क्या है? जो भी आपने शॉर्ट्स नोट बनाए थे, लेक्चर देखा, शॉर्ट नोट बनाए, उनको रिवाइज करना है।
एक एक फॉर्मूला को, अगर किसी चैप्टर के अंदर 10 फॉर्मूला है तो 10 के 10 फॉर्मूला आपके टिप्स पे होने चाहिए। डीपीपी क्वेश्चंस, डीपीपी के सारे क्वेश्चंस आपको पहले से आते हुए होने चाहिए, और नीट के पीवाईक्यू, ये चीज़ें आपको करनी है और उसके बाद टेस्ट देना है। इन चीज़ों किए बिना टेस्ट देने मत जाना, फिर से आपके इतने मार्क्स आएंगे। ये चीज़ें करना, फिर टेस्ट देने जाना, और फिर कमेंट सेक्शन में आके बताना कि भैया सही में मेरा एक हफ्ते के अंदर ही 100 मार्क्स मैंने इंक्रीज़ कर लिए सिर्फ ये 4 चीज़ें करने से। अब मैंने आपको बता दिया कि टीचर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, आपकी बहुत हेल्प कर देगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में, तरीके पता करने में। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स टाइप कर देना और मैं आपके पास डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा। लिंक से आप उस पीडीएफ का एक्सेस जो है वो डायरेक्टली ले पाओगे, और सेलेक्टेड क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करना। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं फिजिक्स के अंदर जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ऐसे 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कि ये तो आपको करने ही करने हैं। ये एक नींव है फिजिक्स की कि ये तो किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ने। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसका यूज़ बहुत सारे चैप्टर्स में भी होता है। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का यूज़ सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कुछ चेंज नहीं होता, सारे क्वेश्चन सेम आते हैं, सब यही। तो आप ग्रेविटेशन अच्छे से करोगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मेरा फेवरेट था, मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में बहुत मजा आता था। मैग्नेटिज्म, उसके बाद रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इनके ऊपर आपकी अगर पकड़ अच्छी है ना तो आप नीट के अंदर 110 इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इन चैप्टर्स को भी करके जाते हो तो आपके 100 से लेके 110 मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाने। अब देखो यार, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बताई ना, लेक्चर देखना, डीपीपी करना, मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करना, नीट पीवाईक्यू, जेईई मेन पीवाईक्यू, और उसके बाद लास्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज, अगर आप इनको 10 मंथ्स कंसिस्टेंसी करते हो, डेली आपको अभी कम से कम 4 घंटे अपने दिन के अंदर फिजिक्स को देने हैं तो देने हैं। आप एक कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इवन 160, या फिर जो बच्चा इसको ब्लाइंडली फॉलो करेगा वो फिजिक्स नीट 2026 के अंदर 180 स्कोर भी कर सकता है। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा प्रूवन है, और ऐसी वीडियो लाने में टाइम भी लगता है। मैं देखता हूँ पहले कि क्या रियलिटी में वर्क कर सकता है, मैं कुछ भी ऐसे हवा में नहीं बोलता। अगर आप ये चीज़ों करोगे ना तो सही में आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और यार, इतना करने पे आप इजीली एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपनी कोचिंग में स्टैंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अभी मोस्टली बच्चों के फिजिक्स के अंदर मार्क्स कम आ रहे होंगे। आप इस चीज़ को अपने नेक्स्ट टेस्ट में अप्लाई करना और मुझे बताना कि भैया मेरे सच में मार्क्स इंक्रीज हो गए, कि 120 आ रहे हैं, 150 कितने आ रहे हैं। तो आप जो भी फीडबैक दोगे मुझे भी उससे खुशी मिलती है कि यार मेरी स्ट्रेटेजी एटलीस्ट बच्चों के काम आ रही है। मैं कुछ भी ऐसे ही फालतू वीडियो नहीं बना रहा जो आपके काम आएगी ही नहीं। ये सारी प्रूवन स्ट्रेटेजी है, मैंने भी यूज़ की थी, काफ़ी सारे टॉपर्स भी यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस लाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी स्ट्रेटेजी पहले से सोच के चलनी पड़ती है कि ये मेरे लिए काम की थी तो ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए काम कर सकती है। उनको इस चीज़ से बेनिफिट होगा और कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।